तो लास्ट टाइम हम लोग जो बात कर रहे थे क्या कि अलग अलग तरह के जो हमारे पास आर्गुमेंट्स थे कि ट्राइब्स एज इंडिजिनस कम्युनिटी हम माने या ना माने। जिसके अंदर हम लोगों ने एक बात की थी कि असल में क्या होता है कि जब हमारे दिमाग में ये रहता है कि हमारा पर्सपेक्टिव जो होता है, खास करके आर्यंस को रिलेटेड की बात हुई थी कि आर्यंस जिस तरह से मान रहे थे अपने आप को कि वो फॉरेनर हैं, या उस टाइम में ये समझा जाता था कि ज्यादातर जो फॉरेनर्स हैं वो अच्छे होते हैं एक तरह से ठीक। यानी संस्कृत को जो है यूरोपियन भाषा के रूप में देखा गया था और यूरोपियन फैमिली की लैंग्वेज के रूप में देखा गया, और इससे बड़ा खुश थे बहुत सारे लोग। ठीक। और दूसरी बात ये थी कि ऐसे ही एनाल्स हमने बात की थी जेम्स टॉड की, जिसके अंदर उन्होंने जो एक किताब लिखी है ऑफ अनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान करके। हाँ, तो राजपूतों को उसमें कहा गया था कि वो जो है वंशज है किसके, सीथियंस के, हून्स के और इस तरह के, यानी जो बाहर से फर्स्ट सेंचुरी एडी के आसपास में आए हैं। तो उसको बहुत अप्रिशिएट किया गया था एक जमाने में। अब उसी चीज को अगर हम लोग देखें तो उसी बैकग्राउंड में हम लोग देखते हैं क्या कि लोग बाहर से आने को ठीक ठाक समझते थे, और इसी वजह से जो यहाँ के जो लोग थे, इंडिजिनस पॉपुलेशन जो थी, उसको जो है उन्होंने एक तरह से, अगर जब लोगों ने बोला क्या कि ट्राइबल, या जिसको आप कह सकते हैं आदिवासी कहा, तो आदिवासी अगर कहा तो वो एक ठीक ठाक लगा। लोगों को लगा कि हम जो है बाहर के हैं, और वो जो यहाँ के जो लोग हैं वो आदिवासी हैं, मतलब पिछड़े हुए हैं। तो इस तरह की एक समझ बन रही थी उस टाइम में। लेकिन धीरे धीरे ये समझ जो है वो बाद में जो है वो एक बैकफायर कर जाती है एक तरह से। और ज्यादातर जो जब ये लोग यानी ट्राइबल्स जो है अपने आप को आदिवासी कहने लगे, तो बड़ी प्रॉब्लम होने लगी लोगों को। और शुरुआती दौर में ही बहुत सारे लोग इसी अपने दिमाग से चलते हुए कि जो ये हैं, क्या नाम है, जो ट्राइबल्स हैं, उनको क्या कर लेना चाहिए, एसिमिलेट कर लेना चाहिए फाइनली, या इंटीग्रेट कर लेना चाहिए। तो इंटीग्रेशन और एसिमिलेशन के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया गया शुरुआती दौर में। जिसमें ज्यादातर लोगों ने ये माना कि असल में जो भी ये हैं ट्राइब्स हैं यहाँ पर, वो कोई भी यहाँ की ट्राइब्स नहीं है। बात हो रही थी कि जैसे हटन की बात की थी हम लोगों ने कि हटन जो है वो कहते हैं कि यहाँ के अगर कोई इंडिजिनस पॉपुलेशन अगर होगी भी तो नेग्रिटोज होंगे, और वो भी जो है आर्यंस के जितना ही जो है वो क्या है, बाकी लोग जो है मतलब द्रविडियन या ऑस्टिक पीपल जो है वो भी क्या है, आर्यंस के जैसा ही नए आए हुए हैं। उसी में एग्जांपल दिया था, दुबे ने कहा था कि जो ये हैं सभी जो ट्राइबल लोग हैं वो क्या करते हैं कि वो अपनी हिस्ट्री बताते, ट्रेडिशन बताते हैं कि वो कहीं से माइग्रेट करके आए हैं। ठीक है। इसी तरह से जो नागाज हैं वो भी माइग्रेट करके आने की हिस्ट्री है उनकी, मीजोज हैं उनकी भी माइग्रेट करने की हिस्ट्रीज है। तो कहने का मतलब है कि ये सब लोग जब माइग्रेट करके आए, और ये सारी बातें हम लोगों ने पहले ही कर ली है, तो के माइग्रेट करके आए, तो यहाँ का इंडिजिनस कौन हुआ? इंडिजिनस तो कोई हुआ ही नहीं अगर सब लोग माइग्रेट करके आए तो इस वजह से क्या हो रहा है कि लोगों ने, ज्यादातर जो लोग हैं उन्होंने क्या किया कि क्वेश्चन किया इस नोशन को कि जो लोग ये कहते हैं अपने आप को कि वो इंडिजिनस हैं, यहीं के रहने वाले हैं, वो गलत बात कह रहे हैं। इसलिए कि सब एक ट्राइबल पॉपुलेशन या इंडिजिनस होने के लिए लोकल एरिया के अंदर उनको होना चाहिए, कि मतलब किसी जिस एरिया के अंदर वो रह रहे हैं वो ये वहां क्लेम करें कि वो वहीं शुरू से हैं, हमेशा से हैं। लेकिन वो हमेशा क्या कह रहे हैं, वो कहते आ रहे हैं कि मतलब हम दूसरी जगह से आ रहे हैं, मतलब किसी कंपल्जन के, आउट ऑफ कंपल्जन जो है यहाँ मूव कर गए हैं। तो इस तरह की बात जो है वो लोग कहते रहे। तो इसलिए ज्यादातर जो उस टाइम के सोशोलॉजिस्ट हैं, खास करके गूरे की बात की जाती है और एल्विन की बात की जाती है, तो ये दोनों जो है ये नहीं मानते हैं कि उनको वो यहाँ के रहे हैं, मतलब इंडिजिनस हैं वो। उनको क्या कहना, उन्होंने ये माना कि ये बैकवर्ड जरूर है, और ये बैकवर्डनेस जो है वो किसी भी तरह से ये साबित नहीं करती कि वो इंडिजिनस है। उनका एक सोल्यूशन हो सकता है। सोल्यूशन क्या हो सकता है? सोल्यूशन उनका हो सकता है एसिमिलेशन का।
हाँ, एल्विन खास करके जो है बड़ी इम्पोर्टेंट बात कहते हैं वो ये, और वो इम्पोर्टेंट बात ये है कि उनके हिसाब से इनका एसिमिलेशन किसी और रिलीजन के अंदर नहीं हो सकता, उनका जो है हिंदुइज्म के अंदर ही इनका जो है एसिमिलेशन हो सकता है। हाँ, तो अगर हिंदुइज्म के अंदर ही एसिमिलेशन हो सकता है, क्यों? इसलिए कि उनका ये मानना है कि जो नए तरह के जो भी रिलीजन या जो भी नए तरह की सोसाइटी जो प्रोवाइड करेंगे इनको, वो सोसाइटी जो है वो बहुत ढंग से इनके साथ इंसाफ नहीं कर पाएगी। या जैसे क्रिश्चियनिटी की बात कह रहे हैं, या यानी स्पेशली जो है एल्विन तो ये भी कहते हैं कि क्रिश्चियन मिशनरीज को एंट्री नहीं देना चाहिए इनके इलाके में, जो खास करके वैसी पॉपुलेशन, ट्राइबल पॉपुलेशन वाला जो एरिया है उसके अंदर जो है मिशनरीज को नहीं देना चाहिए, अलाउ नहीं करना चाहिए, इसलिए कि मिशनरीज जो है वो गड़बड़ कर जाएंगे। गड़बड़ क्या कर जाएंगे, उनको नए तरह की ये दे देंगे, जो कि नए तरह की जो है शिक्षा दे देंगे एक तरह से, और वो शिक्षा जो है एक तरह से उनको अपने जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी है उसके अंदर हिलने मिलने से जो है उनको रोकेगा। है ऐसे ही जो है वो हूरे भी कहते हैं कि इनको जो एसिमिलेशन हो सकता है वो हिंदू सोशल ऑर्डर के अंदर ही हो सकता है, और इस वजह से उनको एसिमिलेशन होना चाहिए, उनको अलग करके नहीं देखा जाना चाहिए। मतलब उनको ये नहीं करना चाहिए कि उनकी फ्रीडम दे दें, मतलब एक तरह से वो उनको अलग थलग करके छोड़ दें और उनको ये समझा दें कि मतलब आप जो है क्या कीजिए कि आप अपने कल्चर को बचा करके रखिए और ये सारी चीजें। अगर कल्चर को बचा करके रखने की बात कर रहे हैं तो क्या चीज है कि ये असल में उनको बैकवर्ड छोड़ देना है। तो ये इस तरह की बहस जो है उस जमाने में चलती रही है। ठीक, तो अब आपको जैसे कि बताया था कि इंडिजिनस पॉपुलेशन का जो बहस थी वो 91 के बाद खास करके बहुत ज्यादा बढ़ी थी। तो इसमें बहुत सारे एक्टिविस्ट और बहुत सारे जो लोग हैं वो क्या कहते हैं कि वो कहते हैं दो ग्राउंड पे कहते हैं कि इंडिजिनस पॉपुलेशन माना जाना चाहिए। पहला ग्राउंड जो है वो ये कह रहे हैं कि हम मानते हैं कि हमारे यहाँ जो पॉपुलेशन है यानी ट्राइबल पॉपुलेशन है वो किसी भी तरह से उस तरह की ट्राइबल पॉपुलेशन नहीं है जैसा कि ऑस्ट्रेलिया में, या जैसा कि आपके न्यूजीलैंड में, या फिर आपके अमेरिकाज के अंदर जिस तरह की इंडिजिनस पॉपुलेशन है उस तरह की पॉपुलेशन नहीं है। हाँ, हमारे यहाँ की पॉपुलेशन जो है वो इंडिपेंडेंट रही है एक तरह से, मतलब एक दूसरे से वहां जहां पर हम इसकी बात करते हैं अमेरिकाज की, या फिर न्यूजीलैंड की, या फिर ऑस्ट्रेलिया की, या फिर आप इसकी भी बात करें साउथ अफ्रीका की, तो उसके अंदर क्या हो रहा है कि एक सोसाइटी, डोमिनेंट सोसाइटी जाकर के जो है वो क्या कर रही है, सप्रेस कर रही है दूसरे को या ऑप्रेस कर रही है, यानी डोमिनेंट पोजीशन एक हासिल कर रही है और दूसरे को सब्जुगेट कर रही है। हमारे यहाँ सब्जुगेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है। सब्जुगेशन जो है ये हमारे यहाँ एक दूसरे का जैसे सब्जुगेशन करने का कोई कॉन्सेप्ट उस जमाने में नहीं है, यानी आर्यन पॉपुलेशन के द्वारा सब्जुगेशन कर लिया गया हो यहाँ की इंडिजिनस पॉपुलेशन को, ऐसा कॉन्सेप्ट यहाँ पर है ही नहीं, कभी नहीं रहा। ठीक है, अगर थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ भी है तो वो डिस्टरबेंस जो है कॉलोनियल पॉलिसी की वजह से हुआ, कॉलोनियल जो अंडरस्टैंडिंग थी उसकी वजह से हुआ। इसलिए क्या करना चाहिए इनको जो है क्या करना चाहिए कि इंडिजिनस पॉपुलेशन मानना चाहिए इस मामले में कि 18th सेंचुरी के बाद जब ब्रिटिशर्स आ रहे हैं, कॉलोनियल ये आ रहे हैं, तो उनके ऊपर ज्यादा असर पड़ा है। किनके ऊपर? जो इंडिजिनस पॉपुलेशन है उसके ऊपर ज्यादा असर पड़ा है। किस बात का? कि जो कॉलोनियल पावर है उनको सब्जुगेट उसने किया है इनफैक्ट, और जिसकी वजह से उनको बेनिफिट मिलनी चाहिए इंडिजिनस पॉपुलेशन का। और इंडिजिनस पॉपुलेशन की चूंकि कुछ बेनिफिट्स हैं यूनाइटेड नेशंस के तहत, वो क्या है, राइट्स बेस्ड जो है वो, राइट बेस्ड जो है वो एक तरह से इंडिजिनस पॉपुलेशन की जो समस्या का समाधान है वो राइट बेस्ड है। एसिमिलेट करके या इंटीग्रेट करके उनको जो है ठीक हम वैसा ही ट्रीटमेंट देंगे जैसा और भी सोसाइटी को दिया है। ठीक, तो हम एसिमिलेशन और इंटीग्रेशन के बजाय उनको हम राइट दें, अधिकार दें जो यूनाइटेड नेशन में उनको दिया गया है। तो क्या चीज है कि वो क्या करें कि आप सिर्फ ये आर्गुमेंट को मान लीजिए कि कॉलोनियल हमारे यहाँ एंशियंट टाइम में कभी इस तरह का सेपरेशन या सब्जुगेशन नहीं हुआ है पॉपुलेशन का। इस बात को छोड़ दीजिए कि कौन यहाँ से आया है या वहां से आया है या कहाँ, वो फिक्स नहीं था। ट्राइबल पॉपुलेशन जो है वो एक जगह पर नहीं रह रहा था, बल्कि इनको जो है
कहीं से माइग्रेट करके आए, इसलिए वो इंडिजिनस होने का क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन ये कहा कि ये तो सच है ना भाई कि कॉलोनियल पीरियड में ये लोगों के ऊपर ज्यादा असर पड़ा है बनिस्बत और पॉपुलेशन के। और पॉपुलेशन तो है एसिमिलेट भी होगी किसी तरह से, मतलब मेन डोमिनेंट सोसाइटी के अंदर वो रह पाई, भले ही सब्जुगेशन में भी उसका फायदा भी उठाया उन्होंने, सब्जुगेशन के टाइम में भी, यानी कॉलोनियल रूल के टाइम में भी उन्होंने फायदा उठाया जो मेन स्ट्रीम की पॉपुलेशन है। और उसके लिए बहुत बड़ा एग्जांपल दिया जाता है कि बहुत सारा जो मर्चेंट क्लास है, कॉमर्स जो वो पोर्टफोलियो कैपिटलिस्ट बन गया है, यानी वो जमीन के अंदर भी इन्वेस्ट करने लगा, और जो फॉरेन ट्रेड बहुत सारा खुला जिसमें बहुत पैसे कमाए, बहुत फायदा कमाया। तो इस तरह की चीजें जो है मतलब थी। फिर एक बड़ा मिडिल क्लास जो पढ़ा लिखा मिडिल क्लास जो उभर करके सामने आया कॉलोनियल स्टेट की वजह से, तो बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ है उससे। लेकिन इन लोगों के ऊपर उल्टा असर पड़ा। जो महाजनी व्यवस्था या जो सूद लेने देने की व्यवस्था जो गांव तक के यानी ट्राइबल पॉपुलेशन में नहीं पहुंची थी, पहले कभी कोई रिलेशन नहीं होता था, वो वहां तक के पहुंच गए। तो इस तरह से क्या हुआ कि कॉलोनियल टाइम में इनफैक्ट इनका एक्सप्लॉयटेशन हो गया। जब एक्सप्लॉयटेशन हो गया और वो उसी माइंड सेट के साथ भारत के अंदर भी जब इंडिपेंडेंस के बाद भी जब हम लोग देखते हैं कि उन इंडिपेंडेंस के बाद भी जो है उनके साथ वही माइंडसेट अपनाया गया, और वो माइंडसेट अपना करके एक तरह से उनको जो है वो मार्जिनलाइज छोड़ दिया गया। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि उनको जो है वो जो राइट इंडिजिनस होने के नाते जो यूनाइटेड नेशन जो दे रहा है उनको, उस राइट को हम भी रिकॉग्नाइज करें और उनको क्या करें, इंडिजिनस पॉपुलेशन का दर्जा दे दें, ताकि उनको दोनों चीजें मिल जाएं। किस चीज का, यानी इसमें क्या नाम है, उनकी पॉलिसी को यानी उनकी वे ऑफ लाइफ को प्रिजर्व करने का भी अधिकार हो उनको, और वो भी हो कि क्या चीज की उससे रिलेटेड अगर कोई भी चीजें हो तो उससे रिलेटेड जो पॉलिसी बनाने में जो पार्टिसिपेशन हो वो भी इनका हो, और क्या हो, पॉलिसी बनाने के अलावा जो पॉलिसी एग्जीक्यूशन हो उसके अंदर भी उनको अधिकार दिया जाए, राइट दिया जाए किस चीज का, उनको ये करने का, एग्जीक्यूट करने का। तो ये कहीं ना कहीं रिजर्वेशन जो हम लोग देखते हैं उससे कहीं अलग ज्यादा की बात की जा रही है कि वो दिया जाए। यानी उनके अगर इलाके में किसी तरह का कोई प्रोजेक्ट लगा रहे हैं या किसी तरह का कोई डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, तो वो जो भी चीजें हो उसकी पॉलिसी भी उनसे बिना पूछे ना बने, या उनको पार्टिसिपेशन दिया जाए बल्कि, और उनको बल्कि ये किया जाए कि वो एग्जीक्यूशनर भी वही हो। तो ये एक फायदा होगा उनको ये करने का, मतलब इंडिजिनस पॉपुलेशन का जो है क्या देने का, दर्जा देने का। तो ये एक बात थी। लेकिन अब हम लोग एक चीज समझें, ये तो यहां तक की बात होगी, अब हम लोग समझे कि कॉलोनियल इससे या प्रेजेंट टाइम में, यानी कॉलोनियल टाइम्स में किस तरह का चेंजेस जो है, स्पेशली हम लोग जिसकी बात करते हैं कि उसने जो है ब्रिटिशर्स ने इनफैक्ट जो है वो ट्राइबल्स की लाइफ को एकदम बदल दिया, और जो प्रेजेंट सिचुएशन है हमारी उसको भी थोड़ा सा समझेंगे। लेकिन पहले हम लोग समझेंगे कि कॉलोनियल रूल का उनके ऊपर क्या असर हुआ। 1765 में जो दीवानी प्राप्त हुई, एक तरह से क्या मतलब प्राप्त हुई, दीवानी मिली जब ब्रिटिशर्स को मिली। दीवानी राइट्स मतलब रेवेन्यू कलेक्शन का राइट होता है, जो इनको क्या कहते हैं, अंग्रेजों को मुगल सरकार ने, मुगल राजा ने दी बक्सर में हारने के बाद। तो वो जब राइट दिया उसको कलेक्शन का, तो क्या चीज है कि यहाँ पर एक तरह का जो कंपनी थी जो प्रॉफिट कमा रही थी एक जमाने में, जो चांदी उसको लाना पड़ता था बहुत सारा, वो रेवेन्यू मतलब चांदी यहाँ वहां से लाना पड़ता था इंग्लैंड से और अमेरिका से असल में, वो ला करके और यहाँ पर जो है अपना ट्रेड फाइनेंस करती थी कंपनी। उस कंपनी को जब रेवेन्यू मिल गया तो उसको चांदी लाने की जरूरत नहीं पड़ी, तो वो ट्रेड जो है वो बहुत अच्छा उनका चल गया, क्योंकि रेवेन्यू से यहाँ कलेक्शन किया और यहाँ से सामान खरीदा और बाहर में बेच दिया। तो इस तरह से बहुत प्रॉफिट कमाना शुरू कर दिया था। बहुत तरह का मसला हुआ, मतलब क्या हुआ कि बीच में जो है क्लाइव जो रॉबर्ट क्लाइव जो बहुत डोमिनेट करते थे एक जमाने में, उनकी पूरी पार्टी जो है 1765 से लेकर के 80s तक के जो है वो 1780s तक के बहुत ज्यादा उन्होंने पैसे बनाए वहां पर प्राइवेट बिजनेस करके, जिसका आपको पता भी होगा, जो बहुत सारा मसला होता जो जिसकी नींव प्लासी में भी पड़ चुकी थी इनफैक्ट। तो क्या चीज है कि बहुत पैसा बनाया और प्राइवेट पार्टी ने, तो कंपनी एक तरह से रूइन हो रही थी, जिसकी वजह से जो है रेगुलेटिंग एक्ट वगैरह आया 1784 के अंदर।
और उस सब के दरमियान क्या हो रहा है, वही 1780s से जो है लगातार जो है ट्राइबल मूवमेंट सबसे पहले एक तरह से शुरू हुआ, आदिवासियों का सबसे पहले जो है विद्रोह हुआ। क्यों हो रहा था ऐसा? उसकी एक सिंपल सी वजह है, जिसको हम लोग पॉलिसी लेवल पे एक तरह से समझे। क्या चीज था कि सबसे पहले जो यहाँ का हथकरघा उद्योग, जिसको आप कहते हैं हैंडीक्राफ्ट, जो ये था वो पूरी तरह से रुइन हो गया, खराब हो गया। हैंडीक्राफ्ट क्यों खराब हो गया? हैंडीक्राफ्ट का मतलब ये हो गया कि जैसे कपड़ा बनाने का जो काम था यहाँ पर, ठीक है, वो पूरी तरह से खराब यहाँ पर हो गया। क्यों हो गया? कि ज्यादातर जो कच्चे माल का जो प्रोडक्शन है वो दूसरी जगह करवा रहे थे, मैनचेस्टर में करवा रहे थे, यहाँ से सामान जो है कच्चा माल भेजा जा रहा था जब बाद में। तो इस तरह से जो है वो क्या चीज है कि उन्होंने पूरा 1793 तक के ये सब मामला देखने के लिए मिलता है कि परमानेंट सेटलमेंट वगैरह जब होता है 1793 में, तो क्या चीज हो रहा है कि उस टाइम तक के इतनी बुरी तरह से कॉमर्शलाइज्ड कर दिया एग्रीकल्चर को, कि इसमें बहुत तरह के वो लोग आने लगे एग्रीकल्चर में जो लोग कभी खेती वगैरह को नहीं देखा था, जिनके पास फाइनेंस का बिजनेस था, वो भी ज्वाइन करने लगे किस चीज को, इस तरह के जमीन खरीदने लगे। और इस तरह से जो है वो नया तबका एक तरह से जो है वो जमीन के अंदर आ गया। अब जब जमीन के अंदर नया तबका आ जाता है तो क्या चीज है, उसको एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है नहीं, वो हर चीज को जो है कॉमर्स और फाइनेंस के हिसाब से देखेगा, पैसे कमाने के लिए देखेगा। और जब वो पैसे कमाने के लिए देखेगा तो क्या होगा कि वो सिर्फ पैसे देखेगा, सामाजिक जो सिस्टम है उसको नहीं देखेगा। जब ये सामाजिक जो सिस्टम होता है वो जब उसको नहीं देखता है तो क्या होता है कि जो उस पे काम करने वाले लोग हैं वो पूरी तरह से बर्बाद होने लगते हैं। तो इसका ब्रंट जो है देखने के लिए मिलेगा आपको 1780 से ही। इसमें ट्राइबल पॉपुलेशन जो है एक तरह से रिवॉल्ट करने लगती है, वो दिखने लगता है हम लोगों को। दूसरी बात क्या चीज है कि जैसे बंगाल के अंदर क्या चीज है कि परमानेंट सेटलमेंट हुआ जैसे 1793 में, तो जिसमें क्या जमींदारी आ गई, यानी जमीन कोई भी खरीद सकता है किसी भी इसको। और दूसरी चीज ये हुई कि मतलब जो भी पैसे देगा वो जमीन खरीद लेगा, जमींदारी खरीद लेगी, और जमीन जो का परमानेंट मालिक हो जाएगा कोई भी इंसान। जबकि मुगल पीरियड में या उससे पहले जो है हमारे यहाँ क्या चीज था, जमीन के अंदर प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट, खास करके एब्सोल्यूट प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट जो है वो नहीं था। एब्सोल्यूट प्राइवेट प्रॉपर्टी क्या होती है? एब्सोल्यूट प्राइवेट प्रॉपर्टी उसको कहते हैं जिसके अंदर आपके पास राइट हो टू यूज एंड टू अब्यूज, मतलब आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, उसको बर्बाद भी कर सकते हैं, ये दो इस तरह का राइट हो। तो ये राइट एक तरह से जमींदारी एबोलिशन के बाद जो है यहाँ पर क्रिएट हो गया। जमींदारी के बाद, जमींदारी लाने के बाद, यानी 1793 के जो एक्ट आया अपना, मतलब परमानेंट सेटलमेंट जो हुआ, उसकी वजह से जो है क्या हुआ कि एक तरह से जमींदारी आ गई। अब जब जमींदारी आ गई तो क्या हो रहा है कि जमींदारी का फायदा ये हो रहा है कि एब्सोल्यूट मालिक बन गए। और एब्सोल्यूट मालिक बन गए तो वहां पर अगर कोई एरिया जंगल का है तो उसके भी वो मालिक बन गए। चूंकि अंग्रेजों की एक नीति थी, वो ये थी कि जो कोई ये है, क्या नाम है, कोई गांव का इलाका है और उसके आसपास जो है मतलब खेत है, खेत के आसपास अगर कोई जंगल है तो उस एरिया को भी सेटल कर देते थे उसी के साथ, यानी खेती वाले के साथ। ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि जंगल से जो सामान मिलेगा, जंगल से जो चीजें मिलेंगी, वो भी जो है वो जमींदार का हो जाएगा। तो इस तरह से जंगल महाल बहुत सारे क्रिएट हो गए थे। आपने नाम भी सुना होगा, इसमें खास करके बंगाल के अंदर जंगल महाल हुआ करते थे। तो जंगल महाल जब क्रिएट हो गया तो उसमें क्या हो रहा है कि वहां पर लोग अपने आप को एक्सटेंड कर रहे हैं, खास करके रेवेन्यू के लिए जो है जंगल को काट कर करके और खेत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस तरह से इंटरफेरेंस एक तरह से इसके क्या नाम है, ट्राइबल पॉपुलेशन के अंदर इंटरफेरेंस होना शुरू हो जाता है। फिर उनको जबरदस्ती जो है वो खेती करवाने की कोशिश करते हैं, और वो खेती करवाने की वजह से जो है क्या होता है कि उनको जो है, जो पहले वाली उनकी प्रैक्टिस थी झूम खेती की, यानी स्लैश एंड बर्न की जो प्रैक्टिस थी, उसको जो है खत्म करके ये अपने हिसाब की परमानेंट सेटलमेंट वाली, मतलब सेटल्ड एग्रीकल्चर जो है वो शुरुआत करवाते हैं। और इस तरह से उसमें जो है वो बहुत सारा सूद का कारोबार, जो ये होता है महाजनी वाला कारोबार, वो सब उसके अंदर चला जाता है। एक तरह से जो ये है, क्या नाम है, ट्राइबल पॉपुलेशन है, वो पूरी तरह से मेन स्ट्रीम पॉपुलेशन, या कह लीजिए कि कॉलोनियल जो नया ढांचा चेंज हो रहा था स्टेट का, उसके अंदर वो क्या हो जाते हैं कि उसमें घुस जाते हैं, एक तरह से उनमें बंध जाते हैं, उलझ जाते हैं कह लीजिए।
तो ये सब चीजें जो है शुरू हो जाती हैं किसके साथ, ब्रिटिशर्स के आने के साथ। इसका रिजेंटमेंट हर टाइम में हम लोगों को देखने के लिए मिला। ऐसा नहीं कि इन्होंने ट्राइबल पॉपुलेशन ने ऐसे ही चुपचाप से मान लिया, इसलिए कि उनके साथ ये मसला था कि जैसे आप यूं समझिए कि जो ये थे क्या कहते हैं ट्राइबल पॉपुलेशन थी, वो जनरली मुगल टाइम में जो है वो टैक्स के नाम पर ट्रिब्यूट दिया करती थी। अगर किसी इसमें है तो ट्रिब्यूट दे दिया, कुछ ऐसे ही इलाके में जो है कुछ चीजें उनके यहाँ से कुछ अच्छी चीज में बनती है, शहद मिलता है, इस तरह से कुछ दे दिया, यानी एक्नॉलेज कर देते थे सुपेरियर पावर के रूप में मुगल्स को। उनको उनसे टैक्स नहीं लिया जाता था, इसलिए कि वो टैक्स देते नहीं थे, या फिर यूं कहिए कि वो टैक्स इसलिए कि टैक्स लेने के लिए जो है परमानेंटली सेटल्ड पर्सन चाहिए, जो सेटल करके रहता हो। जबकि ट्राइबल पॉपुलेशन की यहाँ की जो ज्यादातर ये थी वो क्या थी, घुमंतु थी, एक जगह पे नहीं रहते। स्लैश बर्न खेती कर रहे हैं तो आज यहाँ पे खेती किया, फिर आगे जाकर के दूसरी जगह खेती किया, कभी इस वाले एरिया में रह रहे हैं, कभी दूसरे वाले एरिया में रहते हैं। तो क्या चीज है कि सेटल्ड ना होने की वजह से कभी उन्होंने रेगुलर पेमेंट जो है टैक्स की नहीं की। यहाँ ब्रिटिशर्स जब आ गए तो उनके पास एक अच्छी खासी ब्यूरोक्रेसी थी और उन्होंने जंगल के पेड़ तक गिनने शुरू कर दिए, पेड़ के ऊपर नंबरिंग करनी शुरू कर दी। तो आप समझ लीजिए कि कितने पेड़ महुआ का है, कितना पेड़ किस चीज का है, जिससे जो है और किस तरह की चीजें, उन सब की गिनती शुरू हो गई। तो एक रिजेंटमेंट हो जाता है कि वो टैक्स देना नहीं चाहते थे। जाहिर सी बात है वो पहले कभी दिया नहीं था, उन्होंने उससे मांग रहे हैं टैक्स। दूसरी चीज क्या हुई कि आपको 1850 के बाद ही, यानी 1858 के बाद ही जो है पहले कुछ छोटे मोटे जो ये रेगुलेशन है किस चीज के, जंगल कंट्रोल करने के कुछ रेगुलेशन जो है वो आने लगे थे। रेगुलेशंस कुछ जंगल को कंट्रोल करने वाले, यानी फॉरेस्ट लॉज आने लगे थे। फॉरेस्ट लॉज में 1858 में जो सबसे पहला लॉ आया उसके अंदर उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो जंगल है ना उसको, उसके अंदर रिजर्व फॉरेस्ट का कॉन्सेप्ट किया, और फिर उसके बाद में फॉरेस्ट विलेज का कॉन्सेप्ट दे दिया। अब ये बहुत अच्छी बात है, ऐसा लगता है उसे आप रेगुलेशन पढ़िएगा तो लगेगा जैसे सबका भला करने के लिए जो है ये रेगुलेशन लाया गया है। लेकिन क्या चीज है कि आप ये सोचिए कि जो जंगल कभी सिर्फ किसका था, जो वहां पर रहने वाले लोग थे उनका था, और अचानक से ये कहा जाए कि ये जो जंगल है वो सरकार का है, जो भी जंगल है वो सरकार का है, और इस जंगल में कोई आदमी अनाधिकृत अगर प्रवेश करेगा तो उसको जो है प्रोसिक्यूट किया जाएगा। ठीक, तो क्या चीज है कि आप सिंपली ये कह रहे हैं कि कानून हमने बना दिया इसलिए कि मेरे पास पावर है, और हमने ये कानून बना दिया कि जंगल आज से जो है क्या हो गया, वो सरकार का हो गया। तो ये एक जो प्रॉब्लम है वो देखने के लिए मिल रही है। उसके अंदर दो चीजें थी, एक जो है फॉरेस्ट रिजर्व फॉरेस्ट, मतलब वो नेवी के लिए या जो टिम्बर के लिए जो रिजर्व करते हैं वो उस तरह का रिजर्व फॉरेस्ट था, और दूसरा जो है वो फॉरेस्ट विलेजेस का कॉन्सेप्ट दिया गया। लेकिन 1878 में फिर एक बार जो है वो फॉरेस्ट एक्ट आया, और फॉरेस्ट एक्ट के अंदर जो है वो क्या चीज हुआ कि 4 हिस्से में जो है वो फॉरेस्ट को डिवाइड कर दिया गया। तो अब क्या चीज है, रिजर्व फॉरेस्ट, फिर फॉरेस्ट फॉर नेवी, रॉयल नेवी, और फिर आपका जो ये है क्या नाम है विलेज फॉरेस्ट, और इस तरह की चीज। इन सब में जो एक चीज बड़ी प्रॉब्लमेटिक थी वो क्या कि रिजर्व जो फॉरेस्ट है उसके अंदर एक ऑफिसर अपना अपॉइंट किया गया था जिसको कहते थे फॉरेस्ट ऑफिसर, और वो फॉरेस्ट जो सुपरिटेंडेंट था, फॉरेस्ट ऑफिसर जो था, उसको बहुत सारे कानून दे दिए, मतलब वो कानूनी अधिकार दे दिए गए। मतलब अगर वो कोई ट्रेसपासर जाता है किसी रिजर्व फॉरेस्ट में या किसी इसमें, तो उसको प्रोसिक्यूट करने का अधिकार उसके हाथ में है। ठीक इसी तरह से अगर कोई आदमी विलेज फॉरेस्ट से जो है वो कुछ चीजें लकड़ियां जलाने के लिए मिल रही हैं, या फिर आपको कुछ लाख वगैरह मिल रहे हैं, तो उन सब चीजों का के ऊपर जो एक तरह से कि ये साबित करना कि ये जंगल का ही आदमी है, ट्राइबल ही पॉपुलेशन है, ट्राइबल ही पर्सन है, तो वो सब जो अधिकार थे वो किसको दे दिया गया, लोकल होने के नाते, लोकल होने के नाते किसको दे दिया, इसको क्या नाम है आपको जो फॉरेस्ट ऑफिसर है उसको दे दिया। तो अब फॉरेस्ट ऑफिसर को इतने सारे अधिकार दे रहे हैं। अब मान लीजिए कि मैं ट्राइबल आदमी हूँ, जंगल का आदमी हूँ, और मेरी शक्ल शायद फॉरेस्ट ऑफिसर को पसंद नहीं आ रही है, तो वो डिसाइड कर देगा कि मैं बाहरी हूँ और मुझे जेल डाल सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि इतना अधिकार दे देना उसके ऊपर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, जिसका रिजेंटमेंट देखने के लिए मिलता है कई दफा इसके अंदर है। और इस तरह से क्या कहने का मतलब ये कि वो सबसे ज्यादा, यानी
आपके जो ये हैं क्या कहते हैं फॉरेस्ट के जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा झेलना शुरू कर दिया उन्होंने कॉलोनियल इसको। अब जब कॉलोनियल चीजों को जब वो बहुत ज्यादा झेल रहे थे तो जाहिर सी बात है कि रिजेंटमेंट उनके अंदर बहुत ज्यादा होगा। तो हम शुरुआती दौर के अंदर जब देख रहे हैं कि रेवेन्यू को लेकर के प्रॉब्लम हो रही है तो शुरुआती दौर में जो है वो बहुत सारे रिवॉल्ट हो रहे हैं। ऐसे ही जो है हम लोग देख रहे हैं रिवॉल्ट 1850s के बाद 1857 वगैरह में भी जो है बहुत सारे लोग जुड़ गए। फिर उसके बाद में जो है वो ताना भगत मूवमेंट जो है वो 20th सेंचुरी के अंदर, ऐसे ही लेट 19th सेंचुरी में जो है आपको बिरसा मुंडा का जो ये है मूवमेंट चला, 1900 में जो है उनको मार दिया गया बिरसा मुंडा को। तो इस तरह से बहुत सारे मूवमेंट जो है वो चलते रहे। क्यों? इसलिए कि ज्यादातर जो ट्राइबल एरिया था उसके अंदर, ट्राइबल एरिया के अंदर जो है वो एंट्री दे रहा था एक तरह से नॉन ट्राइबल लोगों को, या बाहर के लोग जा रहे थे और उसमें इंटरफेयर कर रहे थे। इन सब समस्या का समाधान करने के लिए एक तरह से बहुत तरह के की चीजें की गई। जैसे क्या किया गया कि आंध्रा रीजन के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर सबसे पहले जो है एक ये लाया गया था, आपको लेजिस्लेशन लाया गया था, वो कहलाता है एजेंसी, यानी ईस्ट गोदावरी एजेंसी हुआ करती थी एक जमाने में। ईस्ट गोदावरी एजेंसी जो है वो एक एक्ट लाती है सबसे पहला 1917 के अंदर। हाँ 1900, ये जो है कहलाता है एजेंसी ट्रैक्ट्स इंटरेस्ट एंड लैंड ट्रांसफर एक्ट, एजेंसी ट्रैक्ट इंटरेस्ट एंड लैंड ट्रांसफर एक्ट 1917। 1917 का जो ये एक्ट आया ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक्ट था। इंपॉर्टेंट एक्ट इस मायने में था कि इसने प्रोविजन किया कि जो नॉन ये हैं ट्राइबल हैं उनको ये जमीन जो है नॉन जो ट्राइबल लोग हैं ये अपना माइक तो बंद कर लीजिए। ठीक है चलिए। तो मैं ये कह रहा था कि जो बहुत सारे ये है 1917 का जो एक्ट है, 1917 एक्ट में जो है वो क्या हुआ कि ट्राइबल से नॉन ट्राइबल एरिया का जो आदमी होगा वो जमीन नहीं खरीद सकता। इसी तरह से इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए क्या हुआ कि 1919 के अंदर एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था। उसके अंदर सबसे पहले जो है वो प्रोविजन रखा गया कि जो गवर्नर जनरल है वो काउंसिल के अंदर वो डिक्लेयर कर सकता है कि किसी भी टेरिटरी को ब्रिटिश इंडिया के अंदर बैकवर्ड ट्रैक्ट का। तो ये पहला एक तरह से लेजिस्लेशन था जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत जो है एक्सेप्ट किया गया 1919 के अंदर, जिसमें यह था कि बैकवर्ड ट्रैक्ट किसी को भी डिक्लेयर किया जा सकता था। और वो बैकवर्ड ट्रैक्ट जो है वो एक तरह से क्या करता था कि बैकवर्ड ट्रैक्ट जो है वो ये दे देता था, एक तरह की ऑटोनॉमी टाइप का दे देता था उसको, उस रीजन को, ताकि वो क्या कर सकें, ताकि वो जो है एक तरह से वो एरिया इम्यून हो जाए बाहर के लोगों की जमीन खरीदने के, बाहर के लोगों का जो इंटरफेरेंस है वो इंटरफेरेंस ना हो। और यही चीज जो है आपको साइमन कमीशन के पास जो है ये चीज जो है वो एक बेस बनी एक तरह से। और वही बेस जो है 1935 के अंदर एक एक्ट बनता है जिसका नाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है। और उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर कुछ प्रोविजन रखे जाते हैं, ठीक। और वो प्रोविजन जो है आपके सेक्शन 52 और 92 में है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का सेक्शन 52 और 92, ये दो एक्ट थे, एक्ट का सेक्शन है जिसके अंदर पहले वाले में कहा गया एक्सक्लूडेड टेरिटरी और दूसरा कहा गया पार्शियली एक्सक्लूडेड टेरिटरी। तो एक्सक्लूडेड टेरिटरी वो थी जहां पर सिर्फ जो गवर्नर है वही डिसाइड कर सकता है कि किस लॉ को इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए उस एक्सक्लूडेड एरिया के अंदर। और दूसरा जो था वो क्या था, पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया। पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया के अंदर जो मिनिस्टर वहां पर होते थे, जो इस टाइम में उस समय में जो है प्रीमियर का कॉन्सेप्ट था, तो जो प्रीमियर हुआ करते थे एक तरह से वो डिसाइड कर सकते थे कि वहां पर कौन सा लॉ जो है पास होगा और कौन सा वाला लॉ जो है उस पर एप्लीकेबल होगा और कौन सा वाला लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये दोनों जो चीजें थी, और वो तब हो सकता था कि गवर्नर जो है वो एप्लीकेबल तभी बताएंगे जब जाहिर सी बात है उनको लगेगा कि ये लॉ जो है वो ठीक है, इस पर क्या नाम है एक्सक्लूडेड एरिया पर लागू होना चाहिए।
तब वो लागू करेंगे। और जाहिर सी बात है वो कुछ न कुछ मशवरा लेकर के, अगर आसपास में वहाँ जो लोकल डीएम है या लोकल जो ट्राइबल चीफ हैं उनके साथ जो है सलाह मशवरा करके कोई भी एक्ट जो है उसके ऊपर लागू करेंगे या नहीं करेंगे, ये उनके दिमाग के ऊपर, उनके प्रेरोगेटिव पर छोड़ दिया गया था। ऐसे ही पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया में जो है वो क्या किया गया कि मिनिस्टर के ऊपर छोड़ दिया गया कि मिनिस्टर जो है, वहां के मिनिस्टर जो है अगर चाहेंगे, यानी स्पेशली प्रीमियर की बात हो रही, तो प्रीमियर उस एरिया के जब चाहेंगे कि इस पर ये एक्ट लागू होना चाहिए तो वो जो है लागू कर सकते हैं। तो ये दो एरिया जो है हमारे आज के कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर ये शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 कहलाता है, जहां पर एक्सक्लूडेड एरिया जो है वो हो गया इनर लाइन वाला, और जो आपको जो सेमी एक्सक्लूडेड या जिसको पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया कहते हैं वो एक तरह से हो गया आपका कि ट्राइबल एरिया है एक तरह से। तो ये दो चीजें जो है वो 1935 के एक्ट के तहत जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आ गई। अब ये सारी जो चीजें हैं आपकी यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे ये सारी चीजें आई, ये सब जो चीजें हैं उस कॉन्स्टिट्यूशन में अब ये प्रोवाइड करती है कि अब कोई भी जो लॉ है आज के दिन में 5th और 6th शेड्यूल के अंदर, अब ये जो है क्या है कि अब कोई भी जो लॉ है जो सेंटर पास करे या आपको जो उसी लेवल का जो प्रोविंस है वो पास करे, तो वो प्रोविंस अपने आप अप्लाई नहीं कर सकता वो लॉ जब तक कि वहां की ग्राम सभा या वहां का जो पंचायती राज सिस्टम में जो चीजें आती है वो जब तक के वो अप्रूवल ना दे दे। ठीक है, तो वहां का जो ब्यूरोक्रेसी, वहां की जो सिचुएशन होगी, जब वो एक्सेप्ट करेगी किसी चीज को तभी वो लॉ पास हो सकता है, चाहे वो पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट का पास किया हुआ लॉ क्यों ना हो। तो एक तरह से क्या चीज है कि ये दो जो शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 का जो एरिया है वो एक तरह से उनको जो है एक तरह से सेमी ऑटोनोमस रीजन का एक तरह से एग्जाम वो दे देता है, राइट दे देता है। और हमारा शुरू से ही ये था, पंचशील वगैरह जो था तो उसके अंदर यही था कि हम क्या करेंगे कि उनको सेल्फ रूल जो है वो प्रोवाइड कराएंगे। अब ये सेल्फ रूल में कितना हम सफल हैं ये देखने की बात है, लेकिन क्या चीज है कि सेल्फ रूल प्रोवाइड कराने की कोशिश की गई है इन सब के जरिया। तो बेसिकली हम लोग जो बात कर रहे थे वो इतनी सी बात करनी थी इसके अंदर कि जो ये है हमारा जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, ट्राइबल पॉपुलेशन को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए इंडिजिनस होने या ना होने के बावजूद जो है। ठीक, एक तो पहला हमारी बहस थी इंडिजिनस होने या ना होने पर, और हमने उस पे दोनों तरह के आर्गुमेंट को देखा, जो इंडिजिनस कह रहे हैं वो और जो इंडिजिनस नहीं कह रहे हैं वो, और इंडिजिनस कहने का क्या फायदा है, इंडिजिनस नहीं कहने का क्या फायदा है। फिर अगर हम लोग उसको देखें कि 19th सेंचुरी या जो आपका जो कॉलोनियलिज्म का जो पीरियड है उसके अंदर इनके साथ स्पेशली क्या हुआ, ट्राइबल्स के साथ, या उनको किस तरह से देखा गया जिसकी वजह से उनकी ये बैकवर्डनेस जो है वो आई यहाँ पर, और उसका क्या सोल्यूशन है वो हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया था। लेकिन हमने अभी हिस्टोरिकली देखा कि 5th 6th शेड्यूल का जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो 5th और 6th शेड्यूल जो है वो कहाँ से आया, कैसे कैसे लेजिस्लेशन आया, और कॉलोनियल पीरियड ने एक तरह से किस तरह से, मतलब कॉलोनियल पावर ने किस तरह से उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा इंटरफेयर किया था। और इसलिए जो बहुत सारे लोग हैं वो जस्टिफाई करते हैं इनफैक्ट कि उनको इंडिजिनस पॉपुलेशन का दर्जा दे देना चाहिए और इंडिजिनस पॉपुलेशन कहा जाना चाहिए। बाकी सब देखते हैं, मेरे ख्याल से नेक्स्ट लेक्चर में जो है कुछ और चीजें बात करेंगे इस बारे में। थैंक यू। और बताइए आप लोग, अगर कोई सवाल है तो बोलिए। हाँ बोलिए, सुन रहा हूं। अच्छा कोई बात नहीं। हाँ हाँ जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं वो कर दूंगा। आप बताइए और कोई क्वेश्चन है? और किसी का? आयुष? बहुत सारे जो अभी भी मतलब वो रीजन है, खास करके जो ट्राइबल रीजन है वो जनरली थोड़ा डिस्टर्ब रीजन रहे हैं, यानी वहां पर नक्सल मूवमेंट या जो डिफरेंट एक्सट्रीम कम्युनिस्ट जो ग्रुप्स हैं वो एक्टिव हैं।
हाँ, तो जाहिर सी बात है, दो चीजें हैं इसमें। हम लोग फिर से हम जो कल बात कर रहे थे उसी चीज को थोड़ा सा दोहराना पड़ेगा। वो ये कि डेवलपमेंट के साथ, ठीक है, जो इनके राइट्स हैं वो दोनों चीजें एक साथ नहीं जा पा रही है। हम अगर एसिमिलेशन और इंटीग्रेशन की अगर बात करते हैं तो उनको जो है क्या चीज होता है कि उनको जैसे उनकी जमीन हम ले रहे हैं कहीं पर भी या ये कर रहे हैं, तो उनको एक तरह से हम अगर पूरा अधिकार दे दें सच में पॉलिसी मेकिंग का, जो इंडिजिनस होने के नाते जैसे यूनाइटेड नेशन के हिसाब से वो मांग रहे हैं, अगर वो हम अधिकार दे देते हैं, जब मैंने कल पत्थलगड़ी की भी बात की थी, तो अगर हम उस तरह का अधिकार दे देते हैं और वो सच में अवेयर होते हैं अपने अधिकार के प्रति, तो बहुत सारा डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट रुक जाएगा। ठीक, क्या है डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट? ज्यादातर जमीनें खनिज से भरी हुई हैं, जिसको नीचे से जमीन से निकालना होता है। एक बार जमीन से खनिज निकाला जाए तो वो जमीन खेती के लायक तो नहीं रह जाती आसपास की कहीं पर भी। ठीक, दूसरी बात क्या है कि वो सबसिस्टेंस चाहते हैं, हम उनको जो है वो मुआवजा देना चाहते हैं। ठीक, ये प्रॉब्लम की बात है। वो मुआवजा अगर हम कैश दे देते हैं और हम चाहते हैं कि वो शहर में बस जाएं, तो फिर वो कुछ करने लायक नहीं है। अब हम उसको क्या कहेंगे कि स्किल तुम ले लो। अब एक चीज बताइए कि कोई आदमी खेती कर रहा है, जमीन वाला आदमी है मतलब, या फिर आपकी एक ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ है जहां वो आजादी है, हम उसको अगर डोमेस्टिक हेल्प बना लें या शहर में बुला करके किसी तरह का नौकर बना लें, ठीक है, तो आप देखिए ना कि हमारी जो वर्कर्स के साथ जो हमारा एटीट्यूड है वो किस तरह का होता है। अब इन्हीं सब चीजों को लेकर के जब कुछ लोग जो है वो कोशिश ये करते हैं कि इसी चीज का फायदा उठाता है कुछ एक्सट्रीमिस्ट संगठन जो है, और उनको एक तरह से इनकी जो सोसाइटी की जो सोशल प्रॉब्लम है उसको पॉलिटिकल प्रॉब्लम बता देता है। ठीक है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम बना देता है और बता भी देता है और बना भी देता है। ठीक है, तो पॉलिटिकल प्रॉब्लम जब बना देता है तो जाहिर सी बात है कि वो उनको जो सोल्यूशन है वो किस चीज में, वो कम्युनिस्ट जो या जो आप जिसको कह रहे हैं जो नक्सल्स हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, इसके वो ये बता देते हैं कि यहाँ तभी हो सकता है ये सारी चीजें जब क्या हो सकता है कि रेवोल्यूशन हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अब ये बात अलग है कि आप अगर देखिएगा रेवोल्यूशंस का भी इतिहास देखिएगा तो सारे जो क्या कहते हैं प्रोलेटेरिएट जो डिक्टेटरशिप वाला जो ग्रुप रहा है वो हमेशा जो है एलीट ग्रुप बन जाता है। तो वो अलग बात है कि सोल्यूशन क्या है नहीं है उसकी बात अलग है, लेकिन क्या चीज है कि उसी सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करता है ये एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप जो है, और इसी वजह से शायद उस रीजन के अंदर इस तरह के मूवमेंट चल रहे हैं, और उनके लिए जो है एक तरह से ये जो मूवमेंट है, मूवमेंट के लिए वो जमीन जो है एक तरह से क्या कहते हैं जिसको बैकग्राउंड कह लीजिए, वो तैयार हो जाता है आराम से। समझ रहे मेरे कहने का मतलब? देखिए, ये शुरू से एक मसला रहा है कि सस्टेनेबिलिटी और डेवलपमेंट, इन दोनों में क्या चुनना चाहिए। तो एक वर्ड बना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, जो दोनों को जोड़ देता है। तो एक तो कहने का मतलब ये है कि ये नहीं कह सकते कि डेवलपमेंट चाहिए या ये चाहिए। दरअसल क्या है कि हम जैसे ही डेवलपमेंट कहते हैं ना तो हम शॉर्टकट की बात करने लगते हैं। इसलिए कि हमारे यहाँ दो तीन चीजें हैं। वो ये है कि जो एब्सोल्यूट प्रोप्राइटरी राइट का एक तरह से जो कॉन्सेप्ट आ गया है वो हमें बहुत ज्यादा अजीब तरह का एक वो बना रखा है, इसलिए कि हम हर चीज को हथिया लेना चाहते हैं, हम अपने पास कर लेना चाहते हैं, जबकि ऐसे नहीं चलता है। ठीक है, एक कोऑपरेटिव लिविंग होती है। अब हमारे यहाँ देख लीजिए कि बहुत सारी चीजों को अगर हम लोग ये देखें कि मान लीजिए कि हम उनको स्किल दे दें किसी तरह की, तो हम स्किल किस चीज की दे देंगे? ठीक है, जो ट्राइबल पॉपुलेशन जिसको आप वहां से हटा करके आ रहे हैं, जिनको आपको पता है कि उनकी जमीन की कीमत जो है कौड़ियों की भाव है, समझ रहे हैं आप, जैसे आपकी नजर में कि क्या है, अच्छा ठीक है हम बहुत अच्छा नाम दे रहे हैं, तुम्हारा 20,000 रुपए इकट्ठा होना चाहिए था जमीन, हम तुमको लाख रुपए बीघा, कि अगर हम लाख रुपए बीघा दे रहे हैं तो उससे ज्यादा और तुमको क्या चाहिए। हमने पैसे ज्यादा दे दिए, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन पैसे ज्यादा देने से उनकी लाइफ नहीं बन जाएगी, इसलिए कि वो लाख रुपए अगर लेंगे खा पी करके खत्म हो जाएगा, इसलिए कि उनका वो बैकवर्डनेस जो है वो एक तरह की, या जो पैसा डील करने का जो तरीका है वो उनको नहीं आता। दूसरी चीज, अगर हम स्किल दे देते हैं उनको किसी तरह की, हम क्या स्किल दे देंगे? कारपेट बनाने की हम क्या स्किल दे देंगे? कोई भी चीज मतलब इस तरह की अगर हम स्किल दे देते हैं तो उससे
उनकी जो एक फ्रीडम थी, वो फ्रीडम तो खत्म हो गई ना, वो नौकर हो गए किसी के यहाँ जाकर के। तो अभी तक के जो उनका वे ऑफ लाइफ था वो एक तरह से इंडिपेंडेंट था, अपना एक जैसे होती है एक लाइफ, स्लो थी लेकिन क्या चीज था, इंडिपेंडेंट लाइफ थी। उसको उसको तमन्ना ही नहीं थी कार चढ़ने की, ठीक है। हम जबरदस्ती उसको कहेंगे कि नहीं तुम जो है वो क्या कहते हैं, तुम ऐसे क्यों हो, मॉडर्न बन जाओ, और मॉडर्न बन करके और क्या हो कि आपको स्किल दे रहे हैं, इससे पैसे कमा लो। वो मतलब मेरे ख्याल से वो थोड़ा सा हमारी और उसकी समझ में फर्क है। ये दोनों चीजें मिला के होनी चाहिए कि उनकी क्या समझ होनी चाहिए, मतलब उनको हमको समझना चाहिए, जो डेवलपमेंट चाहते हैं उनको समझना चाहिए, और उनको भी जो है क्या चीज है कि हमारा पर्सपेक्टिव शायद समझना चाहिए। लेकिन हमारी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है। हमारी जब भी मैं कहता हूं तो इसका मतलब ये कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है, जो मेन स्ट्रीम पॉपुलेशन है उसकी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है कि उनको समझाएं, और उनको समझाएं के मतलब उनको समझे, समझाएं नहीं, इनफैक्ट समझे। इसलिए कि ज्यादातर जो डेवलपमेंट हुआ है ना, वो उनके कॉस्ट पर दूसरी जगह हुआ है डेवलपमेंट, ठीक है।